हम लोगों ने वन डायमेंशन मोशन कर लिया था, टू डायमेंशन का कहानी पहले प्रोजेक्ट आई है। टू डायमेंशनल मोशन में पहला पार्ट आपका है प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी क्या कहते हैं, हिंदी वालों ने पढ़ा हुआ प्रक्षेप लिखते हैं, प्रक्षेप पे जाते हैं। क्या होती है प्रक्षेप करती, उसी काम जैसे का प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप कहते हैं। तो क्या होता है देखो, बात यह है कि कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन प्राप्त करता है। ठीक, अगर किसी बॉडी को अंडर ग्रेविटी यानी के अंदर बेटा किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, तो कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी के अंदर किसी एंगल पे थ्रो किया जाता है, तो इसमें आपका जो मोशन होता है, ठीक है, और वो एंगल की वैल्यू 0 और 90 के अलावा होना चाहिए। मतलब किसी भी बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे देखते हैं, थीटा नॉट इक्वल टू 0 और क्या 90, मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 90 की छोड़ के, 0 मतलब हॉरिजॉन्टल, 90 मतलब वर्टिकल। तो अगर इन दोनों एंगल को छोड़ के किसी बॉडी में किसी एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हो, कहाँ से वर्टिकल से अंडर ग्रेविटी बात हो जाएगा। अगर ग्रेविटी पे देखोगे ना तो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा, तब वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। उस केस में अंडर ग्रेविटी किसी बॉडी को अगर आप प्रोजेक्ट करते हो अदर देन 0 एंड 90 डिग्री, ठीक, उस केस में यहाँ पर जो पार्टिकल होगा या बॉडी होगी वो पैरेलल के पास फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकती है। मान लो ये वेलोसिटी है, एंगल थीटा है, ये जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट से वापस लौट के जैसे पत्थर फेंकते हैं उस जाके फिर भाग जाता है, क्या लौट के आता है ना। फिर तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉडी जाएगी इस तरह प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएंगे, फिर लौट के आता है। ठीक, इस टाइप से अगर मोशन हो रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट आपके टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, किसी भी पार्टिकल के मोशन के डिविजनल लेवल के दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं क्या प्रोजेक्टाइल। ठीक, और टू डायमेंशनल आपका हो गया, कैसा हो गया, क्योंकि अंडर किसमें ग्रेविटी मोशन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपका जो पाथ इसका फॉलो होता है तो पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। दूसरी चीज़ है दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है, इसलिए इसमें टू डायमेंशन का एग्जाम्पल हो गया। कैसे दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे, देखो टाइम पे काटिंग आप इधर भी जा रहे हैं और ऊपर की मतलब पार्टिकल के मान यहाँ पोजिशन कंसीडर करें, जिसका तो इस पोजिशन से पार्टिकल इतना डिस्टेंस इधर गया और इतना डिस्टेंस क्या हुआ ऊपर गया, तो एक्स में भी मूव किया, वाई में भी मूव किया ना, तो दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या हो रहा है पार्टिकल का चेंज हो रहा है, इसीलिए टर्म देते हैं टू डायमेंशन। ये चीज़ें होनी चाहिए। अब कंडीशन होता है यहाँ पे, अगर आपने ब्लू के रास्ते से बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो उसके दो कंपोनेंट वेलोसिटी के होंगे, एक कंपोनेंट कहलाता है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसे कहते हैं यू एक्स, सिर्फ एक्स एक्सिस अगर इसे हम ले लेते हैं, ये नाम क्या ले लिया हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये नाम हमारा वाई एक्सिस है, इसे यू एक्स से कंसीडर कर लिया, ये वेलोसिटी यू की एंगल थीटा था, यू एक्स की वैल्यू कितने लोग बताएंगे, हाथ का बोलना नहीं, यू एक्स की वैल्यू कितनी होती है हाथ से। अगर यू वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू वेलोसिटी से बेटा, तो यू एक्स यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी हाथ में, यू कॉस थीटा, ठीक है, क्या बोला गया था आपको, थीटा के साइड में कंपोनेंट पास होता है बेटा, थीटा के अपोजिट वाला क्या होता है साइन। एक बार कर जाएगा।
बताना है बेटा, अगर ये मोशन अंदर ग्रेविटी हो रहा है, हाथ उठाना कोई बोलेगा नहीं, जब पूछेंगे तो बताइएगा। इसमें से कौन सा कंपोनेंट आपका चेंज होगा, इनमें से कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, कौन सा कांस्टेंट रहेगा, या दोनों चेंज होगा या दोनों कांस्टेंट होगा टाइम के साथ। तो जब मोशन में जो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हमने लिखा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट बेटा क्या होगा, चेंज होगा, कौन सा कांस्टेंट रहेगा, या दोनों चेंज होंगे या दोनों कांस्टेंट। हाथ उठाइए जिनको आइडिया हो, इनमें से कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, कौन सा वैरी करेगा, या दोनों चेंज होंगे या दोनों कांस्टेंट रहेंगे। देखो ये क्या होगा, इधर बैठे बेटा अभी लाइन की जरूरत है, आएगा आएगा, जैसे तुम अभी आए थे तो अभी रास्ते में होंगे। उस केस में क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, चेंज होगा, कौन सा कंपोनेंट टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, ये पूछा जा रहा है। दोनों या कोई एक या कोई नहीं, हाथ लगे कौन हाथ उठाया था, बैठिए, दोनों से 5 दोनों ही कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट रहेगा, दोनों कॉन्स्टेंटली चेंज, कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, दोनों कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। बैठिए, और कोई, चलिए देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के स्टार्टिंग के इस पॉइंट पर डायग्राम अभी हम बना रहे हैं, उसको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए जब इस डायरेक्शन में हम जाते हैं, देखो कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो, लेकिन उसकी वेलोसिटी को चेंज करने वाला फैक्टर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसे कहते हैं अरे जी जो होता है, जब हम इसको मारो ऊपर फेंका तो क्या किया, इसकी वेलोसिटी को घटाया, जब नीचे आया तो इसकी वेलोसिटी क्या किया, बढ़ाया। एक ऊपर जाते समय घटाया बेटा, और नीचे आते समय क्या किया, बढ़ाया। चेंजिंग फैक्टर जो है वो कौन सा है, वो जी होता है, मतलब जी की वजह से चेंज होता है। अब कंडीशन दूसरा क्या है, यक्स एक्सेस पे क्या कोई चेंजिंग फैक्टर लग रहा है, यक्स में कोई जी काम करेगा क्या बेटा, जी का जो डायरेक्शन आपका होता है ना, जी कितना काम करता है, डाउनवर्ड काम करता है, उसका क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रोल नहीं, चेंज करने वाला जो फैक्टर था वो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में आपको काम कर रहा है। अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, मतलब हवा की वजह से लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसे आप इग्नोर कर दीजिए, उस कंडीशन में बेटा हमारा ये सेफ डायरेक्शन में कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं होता है जो उसको एक्सीलेट या डी एक्सीलेट करे। जैसे हमने इसे फेंक दिया, अब फेंक दिया जी की वजह से ऊपर जाने से रोक रहा है, ठीक है, लेकिन इधर की डायरेक्शन में जी का कोई रोल नहीं है। दूसरा एक फैक्टर आपका होता है क्या, फ्रिक्शन, यानी घर्षण, जो एयर फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, हवा को एयर से घर्षण, अगर उसे इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेटा इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स आपका काम नहीं करेगा, तो नहीं काम करेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में भी चेंजेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद रखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में भी चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग होल जर्नी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू पूरी जर्नी में क्या रहता है, कांस्टेंट, ये बेटा कोई चेंज नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, कहाँ पे पहुंचते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, इस केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा वेलोसिटी का होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो ना हो। जब तक वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या ना हो जाए, जीरो नहीं हो जाता है, तब तक बॉडी में होती है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाती रहती है। तो कोई भी पार्टिकल ऊपर की तरफ तब तक जाती है जब तक उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं हो जाता। याद रहेगा, जब वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे जीरो हो जाती है बेटा, तब जाके वो ऊपर जाना बंद करता है। जैसे हमने इसको फेंका, हमने इसको फेंका, अभी गया, अब तक गया वो
कैच करोगे? अभी हमें ऐसे फेंका, देखना इसका मोशन देखिएगा, ये टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये कंडीशन कैसे गया? ऊपर गया फिर नीचे आया। इसका मतलब ऊपर जाने वाला कंपोनेंट जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा जर्नी के, तो क्या हो गया होगा? ऊपर जाने वाला कंपोनेंट क्या हुआ होगा? 0 हुआ होगा। उसके बाद ही वो नीचे आना फिर स्टार्ट करेगा, जब ऊपर जाने वाला कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है 0। क्वेश्चन समझ गया? हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगा, मैंने अगर यहाँ Vx लेते हैं तो इसकी वैल्यू Vx क्या होगा? Vx क्या होगा? 0 की 0 कितना होगा? Vx की वैल्यू क्या होगा? 0 की 0 कितना होगा? 0 है कितना? ये बोलो। हाईएस्ट पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का है वो कितना रहेगा? लेट कर लगेगा सभी जगह पे। अभी वही समझा रहे थे 1 मिनट पहले, सभी जगह पे पूरी जर्नी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब कांस्टेंट है तो वैल्यू 0 कैसे होगी भाई? इनिशियल क्या था? कितना इनिशियल है? ये कॉस थीटा। अगर इनिशियल वैल्यू ये कॉस थीटा है ना, बोला गया पूरी जर्नी में रिमेंस वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होने के मतलब ऊपर जाके 0 हो जाएगा भाई। अब तुमने बोला कि वो हमें कांस्टेंट, जैसे कहा हमारे पॉकेट में जितने पैसे वो कांस्टेंट है, तो घर पहुंचेंगे तो क्या कम हो जाएगी ज़्यादा? भाई अभी जो है वही हम घर पहुंचेंगे तब भी होगा ना। ठीक है, तो कंडीशन आपने कहा कि ये कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज होते हैं, बट बेटा ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। और जब इस कंपोनेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वैल्यू हो गया ये हर पॉइंट पे आपका वो ये कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक, क्या रहेगा? ये कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई ना तो उसको बढ़ाने वाला है और ना ही कोई उसको घटाने वाला है। क्लियर है? जब हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं लोवेस्ट पॉइंट पे, जस्ट बिफोर टचिंग ग्राउंड, यानी ग्राउंड को टच करने के जस्ट पहले, ग्राउंड को टच करने के जस्ट पहले, ठीक, इधर नंगा साइड से कौन लोग है बेटा? तो पहुँचा के लिए घर थोड़े करके रह गए। अच्छा आपको हाँ, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, जब ये टच करने के जस्ट पहले की हम लोग बात करते हैं, देखिए जस्ट बिफोर टचिंग, मतलब ग्राउंड को टच करने के जस्ट कहाँ पहले की जो बात होती है, तो बेटा क्योंकि ये कंपोनेंट हमारा क्या है? रिमेन कांस्टेंट है, तो ये जो कॉस थीटा ही रहेगा। मान लो कि हमें Vm से डैश है, यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा Vy डैश। ठीक, याद रखना, बोला जब वर्टिकल मोशन पढ़ा देते तो उससे एक पॉइंट आपको बोला गया था, ध्यान दिया आपकी नहीं, कि किसी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग फेंकते हैं, किसी लेवल से फेंकते हैं, याद रखिएगा आपको टाइम वगैरह क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी को फेंकते हैं, जितनी टाइम उसे ऊपर जाने में लगता है, सेम लेवल पे आने में उतना ही टाइम लगता है। अगर किसी बॉडी को सीधा सीधा आपने फेंका, जितना टाइम वो अपवर्ड जर्नी का होगा उतना टाइम आपको डाउनवर्ड जर्नी का होगा। बट इफ एयर फ्रिक्शन विल बी इग्नोर्ड, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हवा की घर्षण को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में जितने टाइम तक ऊपर रहेगा उतने टाइम में सेम लेवल पर वो नीचे आएगा। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाता है, या इसी में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर एयर फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाएगा, मतलब इग्नोर नहीं करते हैं, तब ऊपर जाने का टाइम टेकन की वैल्यू स्लाइटली लेस होता है कंपोनेंट में डाउनवर्ड आने का। इस पर कोई फिजिक्स का फार्मूला नहीं लगता है। ठीक, ये आपको क्या कॉन्सेप्चुअली हम लोग के रखा है, किया जा सकता है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं लगता है कि अगर बॉडी को आपने फेंका, ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने लगता है, अगर एयर के फ्रिक्शन को 0 माना जाता है। बट अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं तो उसके तो ऊपर जाने में टाइम लगेगा, वो स्लाइटली कम होता है इन कंपोनेंट को नीचे आने, मतलब आने वाला टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपको जो इफेक्ट होता है फ्रिक्शन, जैसे ऊपर जाएगा तभी फ्रिक्शन काम करेगा, नीचे आएगा तभी फ्रिक्शन काम करेगा। लेकिन फ्रिक्शन का जो इफेक्ट होता है बेटा तब होता है जब उसकी इनिशियल एनर्जी कम होती है, तब इफेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बिजली की महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। ठीक, तो जब बढ़ती हैं तो क्या अंबानी को इफेक्ट पड़ता है कि गरीबों को? किसको पड़ता है? गरीब को, जो कमज़ोर है इकोनॉमिकली।
जिसके यहाँ रोज 10 लाख आ रहा है, तो आलू की सब्जी चाहे 40 रुपये किलो में बिके, चाहे 400 रुपये किलो बिके, क्या फर्क पड़ता है? सरसों का तेल 200 रुपये बिके, चाहे 10,000 रुपये लीटर बिके। एक प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ती है? जिसकी इनकम लिमिटेड है, कैसे है? लिमिटेड है, उसको जिसको मैनेज करना है। तो वही सेम फैक्टर यहाँ आप सोच के रखना। अगर हम यहाँ से फेंकते तो पहले हमें करके इसको दिया, क्या दिया? एनर्जी दिया। लेकिन आप पहले एनर्जी हाई है, एनर्जी हाई है तो उस फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा लेकिन रिलेटिवली काउंट होगा। लेकिन जब लौटेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? अभी हम छोड़ रहे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो हम इसी का तो 0, जब हम यहाँ से छोड़ रहे हैं तो 0 है, 0 से बढ़ना शुरू करेगा। जब 0 से बढ़ना शुरू करेगा तो वही फ्रिक्शन अब ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्रैक्टिकली ऐसा मैथमेटिकली कोई फार्मूला नहीं होता जिसके बेस पर आप इसको टाइम को वेरी करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखिएगा, कब ज़्यादा और कब कम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग बात करें दूसरी चीज़, जब से जिस लेवल से आप देखते हो रिटर्न बैंक जब 6 मीटर उसी लेवल पे आएगा, हाथ ऐसे हटा लो, ये दिमाग को बंद कर देता है। ठीक, ये सपोर्ट हटाओ। ठीक, उस केस में क्या होता है, जो जिस लेवल से आप देखते हो, जिस वेलोसिटी से फेंकोगे, जब लौट के दोबारा उसी लेवल पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी वो सेम गेन करता है। मतलब अगर इसको हमने अपवर्ड थ्रो किया तो जिस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ फेंका, जब लौट के सेम उसी कंडीशन है, उसी लेवल पे पहुँच, जहाँ से फेंका वहीं पे दोबारा आ रहा है, उस लेवल पे आने पर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो सेम गेन करता है। इन दोनों कंडीशन में एयर फ्रिक्शन को हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जितनी हाइट हमने फेंका था फिर लौट तो उसी लेवल पे आ गया, जब उसी लेवल पे आएगा तो उसकी जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड क्यू साइन थीटा पर डायरेक्शन में भी रिवर्स। डायरेक्शन क्या हो गया? गैर ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे आएगा तो नेगेटिव। यहाँ डायरेक्शन कोई भी चीज़ हो, क्योंकि यहाँ पहले भी राइट वर्ड जा रहा था, अभी भी राइट वर्ड ही जा रहा है। तो दैट मीन्स ये हो गया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरी जर्नी में कांस्टेंट है, बट वर्टिकल कंपोनेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे जैसे गाड़ी अपवर्ड जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट पहले घटता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, फिर रिटर्न बैक होगा तो इसकी वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करती जाएगी, तो सेम लेवल पे आने में फिर उतना ही अटेन कर लेते हैं। मतलब जिस लेवल से देखा गया था जब उसी लेवल पे बॉडी पहुंचती है तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा ये यू के बराबर ही रहता है। रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंस क्या होगा? यू के बराबर ही रहता है। तो यहाँ से दिखा देते हैं, तो लिख लीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। लिखिए हाँ जी, सर देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ सर, अगर हम पहले इस साइड में सर कोई फोर्स नहीं कर रहा है, इधर भी लगता है ऊपर नीचे गिफ्ट, तो अगर सर ये कोई बॉल ऐसे फेंक के छोड़ेंगे या ऊपर से छोड़ेंगे, ऐसे फेंक रहे सब चीज़ बता देंगे। जब चैप्टर के एंड होगा जितनी चीज़ आपके दिमाग में आती हैं और जितनी पूछी जाती हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम बता देंगे। ठीक, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं आएगा तब पूछना, तो ज़्यादा बात पूछ लिया तो बता देते हैं। इनकी बात समझ लो, इन्होंने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका और दूसरे को वर्टिकली गिरा दिया। बेटा अगर जब सेम लेवल से को फेंक रहे हैं और को गिरा रहे, दोनों को ग्राउंड तक आने में जो टाइम टेकन होता है सेम रहता है, क्योंकि दोनों ही नीचे आ रहे हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू जी। ये इधर जो जाएगा वो ड्यू टू हमने जो इनिशियल वेलोसिटी इसको दिया था उसकी वजह से आगे की तरफ जाके गिरेगा, और ये सीधा सीधा कहाँ चला है? नीचे। अगर सेम लेवल से गिराओगे तो दोनों टाइम टेकन सेम होगा, और जब नीचे पहुँचेगा तो दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी सेम रहेगा। हाँ जी, आपका किसमें और जब नीचे आया तो ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी क्या किया? इंक्रीज किया। जैसे ऊपर फेंका तो वेलोसिटी को ग्रेविटी ने डिक्रीज कराया, इसलिए 0 हुआ, फिर लौट के आ रहा है तो वेलोसिटी उसको बढ़ा रहा है। उसका इफेक्ट दोनों डायरेक्शन में सेम, एक में जितना घटाएगा उतना ही दूसरे में बढ़ाएगा। ठीक, ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन को कंसीडर किया
बैठो, बोल रहे हैं बेटा ना। अब जब इसको फेंक रहे हैं, हमने इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया, वेलोसिटी दिया, इसकी वजह से ऊपर गया, ग्रेविटी काम कर रहा था, इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या हुई, ऊपर जैसे जैसे गया घटता गया और फाइनली कहाँ गया, रुक गया बेटा। अगर ग्रेविटी ना होता तो फिर इसके ऊपर ठीक, तो उस ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हुई, घटी। यानी जो हमने यहाँ काइनेटिक एनर्जी दिया था वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब जब वो रिटर्न बैक होगा तो जिस ग्रेविटी ने इसे रोका था, अब वही ग्रेविटी उसको फिर क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, उसी वजह से नीचे आ रहा है। तो जितना इसने रोकने में अपोज किया था ग्रेविटी, उतना इसके सपोर्ट करेगा। अपोजिंग फोर्स और सपोर्टिंग फोर्स दोनों बराबर रहेगा, इसलिए ग्रेविटी की वजह से जब हम लोग का टाइम लेके लेंगे दोनों इक्वल रहेगा, दोनों क्या रहेगा, इक्वल। चलो देखो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जब आप करेंगे, ठीक है, इसके लिए तो जितना टाइम ऊपर जाने की वजह से उतना ही नीचे आने लगेगा। फ्रिक्शन की वजह से जो टाइम होता है वो बैठेगा तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। जब एयर फ्रिक्शन का चेंज करते तब चेंज होता है, अदरवाइज ग्रेविटी की वजह से ऐसे दोनों में सेम चीज हो गया। चलिए हो गया, तो देखिए तो वो ज़्यादा इधर उधर हो गए, 1 घंटे में चैप्टर पूरा करना है, हमें लगता है आधा घंटा तो समझाने लग जाएगा, 2 मिनट हो गए। चलो हाँ, अभी वीडियो सारा आए तो बोलिएगा, इतने हम लोग हो जाएंगे जितना वहाँ के गाड़ी है। कल तक सर्कुलर मोशन और ये दोनों खत्म कर देना है, ठीक। तो बताओ कितनी स्पीड से आपको समझाया है। आप लोग आएंगे अपने बराबर जी लोग, तो ये सब जो शेड्यूल है इससे गाड़ी चलने में हम लोग उड़ जाते हैं, तो स्पीड के लिए ठीक है टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो समझने में दिक्कत होती है। देखो 2 चीज़ें बेटा, हम पढ़ाने के लिए आपको 1 महीना के अंदर एक कोर्स कंप्लीट कर देंगे, आप सारे पढ़े, आप 10 दिन में कम 10 दिन में 1 दिन में 1 दिन में सारे चैप्टर बना के खत्म कर देंगे। आपके क्या आपकी कैपेबिलिटी कितनी है समझ पाने की, ठीक है, और आप 10 साल में पढ़ा देते हो, ठीक। तो जैसा आप चाहो वैसा हम कर सकते हैं, बस जो वहाँ का है कितने टाइम में ये चीज़ें सिलेबस कंप्लीट करनी है, क्योंकि सालों की भी उसमें गलती नहीं है, लखनऊ से गवर्न होती है, ठीक है, सीएम ऑफिस से। अब सीएम ऑफिस से जो आया है उससे गाड़ी सालों को यहाँ पे करवाना है, सालों हम लोग उसे बोलते हैं तो हम लोग उसकी गाड़ी से करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड है, बट कुछ ऑप्शन थोड़ा बहुत जैसे 1-2 लेक्चर का आगे पीछे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। बट ये टाइम है उसके रिगार्डिंग ये होता है कि हमने आया आपको लेक्चर दे दिया, बाकी काम आप गए, ठीक। उसमें ना क्वेश्चन कराने के टाइम हो पाएगा ना तो फिर ठीक है आपको एक्स्ट्रा कुछ समझाने का, तो ये चीज़ें रहती हैं, फिर आप मैनेज करके जैसा आपको पता है, ठीक है, फिर उसको हमको पढ़ा है आप। चलो देखो बेटा, देखिएगा प्रोजेक्ट टाइम मोशन लिखिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, if an object is projected from horizontal under gravity, from horizontal under gravity, from horizontal under gravity, under gravity with an angle, with an angle, with an angle theta, with an angle theta, bracket में theta not equal to 0 or 90, bracket में theta not equal to 0 or 90 डिग्री, theta की वैल्यू 0 और 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक। theta not equal to 0 और 90 डिग्री, ठीक है। then object follow parabolic path, parabolic path and motion of object
चार्ज प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चार्ज प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये डायग्राम बनाओ, फिर पॉइंट लिखवा देते जो आपको पीछे जाते हैं फिर फॉलो करते हैं। हो गया डायग्राम बना चुके हैं। देखिए पॉइंट वाइज से रख के नोट करो। पहला क्या है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन देखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी during projectile motion, horizontal component of velocity or remains, horizontal component of velocity or remains, horizontal component of velocity or remains constant, remains constant beta, horizontal component of velocity or remains constant देखिएगा, but vertical component of velocity, but vertical component of velocity, vertical component of velocity will be changes, will be changes regularly, will be changes regularly। vertical component of velocity की वैल्यू जो होती है वो रेगुलरली क्या होती है, आपकी चेंज होती है। देखिएगा, when object moving upward, when object moving upward, vertical component of velocity, vertical component of velocity, when object moving upward, vertical component of velocity decreases, vertical component of velocity decreases up to highest point, up to highest point, and then up to highest point, and then decreases, and then decreases, हो गया, अरे increases, sorry, and then increases, and then increases when move downward, when moves downward, and then increases when moves downward। अगला पॉइंट आप लोग बताइए, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपका होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट की होगी वो कितनी होगी? एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, कई लोगों का आंसर है जीरो। जीरो वाले हाथ उठाइए, कान से ऊपर हाथ होने चाहिए, तब तो सर के ऊपर होगा तो पता चलेगा ना, कभी बाल को ऐसे नहीं हो रही थी। चलिए कितने लोग कह रहे नान जीरो होगा, नान जीरो वाले हाथ उठाओ, आप दोनों में जी कितना होगा बेटा? नान जीरो कितना होगा? ऊपर जाके वेलोसिटी घटती कि बढ़ती है? ऊपर जाएगी बढ़ेगी, नीचे आएगी घटेगी, ऊपर जाएगी तो घटेगी, नीचे आएगी तो बढ़ेगी। अगर आपको छत से नीचे गिराया जाए तो तेजी से आप ऊपर फेंकेंगे तब ले जाओ, नीचे आएंगे तब बढ़ जाए। कॉस्ट ठीक है जी खड़े जाओ, कितना होगा? कितना होगा? टोटल वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट। अब आप आंसर बोलो, क्या होता है क्या नहीं, वो नहीं, आंसर क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो? अगर नॉन जीरो होगा तो कितना होगा? लास्ट जितना ठीक है, कितना मतलब कितना? जितना शुरुआत
यू cos थीटा कितना रहेगा फाइव। हाँ जी, आपका क्या है? अभी आपने 3 बार हम समझा चुके बेटा आप लोगों को कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट रखा जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इमेज सेम रहता है। जैसे हमारे इस पॉकेट में मान लो 500 रुपये है, इस पॉकेट में 200 रुपये है, हमने बोला राइट पॉकेट वाला हम खर्च कर सकते हैं या उसमें और रख सकते हैं, बट लेफ्ट में कोई चेंज नहीं करते। हमने बोला मार्केट में गए, दुकान पर पहुँचे, सारा राइट पॉकेट खाली हो गया। घर पहुँचने के इसमें कितना पैसा बचेगा? जितना लेफ्ट में रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे राइट वाला मतलब क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, लेफ्ट वाला क्या मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यार ये तो बदल ही नहीं रहा है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कौन 0 हो गया है, वर्टिकल 0 हो गया है, और हॉरिजॉन्टल क्या है वही बना है। तो टोटल कितना होगा? ये कॉस्ट की बात है। वर्टिकल वाला 0 हुआ ना, हॉरिजॉन्टल वही है, तो टोटल वैल्यू क्या होगा? जो हॉरिजॉन्टल का होगा तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? ये अगला पॉइंट इतनी बात तो कैसे एक दिन में पूरा कराया जाए बताओ। देखिए, एट हाईएस्ट पॉइंट HEIGHT हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। नोट कर लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, बट रिजल्टेंट वेलोसिटी या नेट टोटल वेलोसिटी, बट नेट वेलोसिटी, नेट मतलब टोटल, नेट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, नेट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट is u cos theta, is u cos theta। कितना होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी पूछेगा बेटा तो u cos थीटा बोलेंगे। कितना बोलेंगे? u cos थीटा बोलेंगे, हो जाएगा। चलिए, तो थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया बेटा। अब हमें इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। जब बोर्ड में आपने डेरिवेशन भी किया होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम यहाँ कम है, कहिए तो करवा दें, नहीं तो फिर ऐसे समझ जाइए जो है फार्मूले से मतलब। ठीक, देखो, जब हम लोग फेंकते हैं बेटा किसी बॉडी को, तो जिस पॉइंट से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, मान लो O, हाईएस्ट पॉइंट A और लोवेस्ट पॉइंट हमने ले लिया B, OAB। ठीक, तो जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, वहाँ से फिर सेम लेवल पे आने में जो टाइम टेकन होता है, इसी को हम लोग कह देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी पढ़ा हुआ उड्डयन का। जिस बॉडी को जिस पॉइंट से आपने फेंका, फिर आपका यार सरफेस पे आने में जो टाइम टेकन होता है, उसे बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी में क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, अगर बॉडी के लिए वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की जा रही है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम जो आपका होता है वो 2u sin थीटा बाई g के बराबर होता है। कहिए तो ड्राइव कर दें, नहीं तो अगर ऐसे काम चल जाए केवल हमें फार्मूले से ही यूज करें। ठीक है, डेरिवेशन तो सब लोगों ने पढ़ा है, ड्राइव हो गया सर। ठीक, फिलहाल उससे जरूरत भी नहीं है। किसी को 11th बोर्ड तो आता नहीं है, इसमें कोई ऐसा जो अभी 12th में पेयरिंग हो, 12th बोर्ड जिसको देना हो आपको, और कोई अभी हो? आप बताओ कहाँ से हो, किस स्कूल से? यहाँ वाला कि वहाँ वाला? कटरा। आप महर्षि विद्या मंदिर। चलिए, फिलहाल भी 11% चल रहा, कोई टेंशन नहीं आना चाहिए बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट में होता है, मतलब ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने का जो टाइम टेकन होता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो होती है 2u sin थीटा बाई क्या होता है? जी। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू रीचिंग फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ बनता है बेटा कि इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर टोटल टाइम 2u sin थीटा बाई g है, तो इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? इनिशियल से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा? उसका
ऊपर जाने में उतना नीचे आने तो में, u sin थीटा बन जितना हाईएस्ट आने में उतना हाईएस्ट से लोएस्ट आने में, तो u sin थीटा बन sin थीटा है। तो अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम निकालना हो तो उसका आधा हो जाएगा u sin थीटा u sin थीटा बाई थी। यानी टाइम टेकन हम लिख देते हैं, आपसे अगर कहीं पूछा जाता टाइम टेकन है इक्वल टू रीचिंग हाईएस्ट पॉइंट, रीचिंग क्या हाईएस्ट पॉइंट तक रीच करने में टाइम टेकन होगा, इसे स्मॉल t लिखते हैं, t/2 होगा और इसकी वैल्यू होती है बेटा u sin थीटा बाई जी। अगर कहीं पूछे कि बेटा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में क्या टाइम लगेगा, ठीक है, तो उस केस में u sin थीटा बाई क्या हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। ठीक, तीसरा ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट नॉट दिस। ठीक, दूसरा कंडीशन आपका होता है ऑर्डिनल रेंज। ऑर्डिनल रेंज एक टर्म आता है बेटा। ऑर्डिनल रेंज मतलब क्षैतिज प्रास पढ़ा होगा आपने, जैसे यहाँ से फेंका, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल मोशन में कवर करेगा इसी को टर्म देते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। परास ठीक है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ऑफ क्या हॉरिजॉन्टल रेंज, या सिंपली इसे रेंज कह लेते हैं। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर कर रहा है बॉडी क्या करने के लिए, क्या करने में, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को नाम देते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कह लेते हैं। ठीक, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा r इक्वल टू लिखते हैं बेटा कितना, किसी फॉर्मूला याद है, अरे ये बेटा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आता है पक्का, तो कहाँ से किया आवाज तेज बोलो, लक्ष्मण कहाँ है ये